करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ लोग निशाना साध रहे हैं, बिना ये जाने और बूझे कि आज हिंदुस्तान में मदद जो आ रही है, पूरी दुनिया जो हिंदुस्तान की मदद कर रही, जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जर्मनी की तस्वीर देखिए, लुफ्तांसा एयरलाइंस की तस्वीरें जर्मनी से। आपको बताएंगे तस्वीरें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। जर्मनी से आपको बताएं कि 120 वेंटिलेटर आ चुके हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेडिकल सप्लाई, ये इसमें मेगा ऑक्सीजन प्लांट शामिल है और 4 लाख लीटर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपको बताएं। इसके अलावा आपको बताएं इजराइल से क्या कुछ आया है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसको बताने का मकसद सिर्फ एक है, वो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इजराइल से जीवन रक्षक उपकरण इजराइल से आए हैं, ऑक्सीजन जनरेटर्स, रेस्पिरेटर्स, और दोनों ये कहा है, इजराइल का कहना है कि दोनों लोकतंत्र एक साथ मजबूती से खड़े हैं इस स्थिति में, जब हिंदुस्तान को जरूरत है, जब हिंदुस्तान को जरूरत है सबसे ज्यादा दुनिया के दूसरे मुल्कों की। इस वक्त सब एक साथ खड़े, क्योंकि आपको बताएं क्यों बाकी मुल्क आज हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं, क्यों पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। उसके पीछे तस्वीरें ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नेपाल, हिंदुस्तान ने जब पूरी दुनिया कोरोना से त्राहिमाम कर रही थी, पूरी दुनिया जब घुटनों पर थी, तब हिंदुस्तान ने कोविशील्ड, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारत ने दरअसल नेपाल को कोविशील्ड भेजी थी। कोविशील्ड 10 लाख डोज मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये नेपाल को भेजी लगभग 10 लाख डोज। न सिर्फ नेपाल को, दुनिया के हर मुल्क, लगभग 94 मुल्कों को हिंदुस्तान ने वैक्सीन भेजी थी। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की मदद कर रही है। तस्वीर देखिए, ये आपको मॉरिशस की दिखा रहे हैं। यहां हिंदुस्तान से जो मॉरिशस जब ये खेप जा रही थी, 22 जनवरी की तस्वीरें हैं, जब भारत पूरी दुनिया की मदद कर रहा था। हम आपको बताएं कि 1 लाख डोज मुंबई से, 1 लाख डोज मॉरिशस गए थे। और यही वजह है कि आज दुनिया भारत के साथ है, आज दुनिया भारत के मुश्किल वक्त में मदद कर रही है। और ये आपको बताऊं, साथ ही साथ यही वजह है कि दुनिया के देश आज कह रहे हैं कि अभी इस वक्त और इस हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेक्चर देने की किसी को जरूरत नहीं है। देखिए जरा रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मंच से एक आवाज, प्रधानमंत्री मोदी को लेक्चर मत दो। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की मदद ऐसे ही नहीं कर रही। जब दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना के आगे घुटने टेक रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े दिल से उनकी मदद की थी। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी यूरोपियन यूनियन की समिट में शामिल हुए, तो इस वर्चुअल समिट में यूरोपियन यूनियन के देशों ने भारत की जमकर तारीफ की। फ्रांस से लेकर जर्मनी और स्पेन से लेकर इटली तक ने भारत की वैक्सीन मैत्री की तारीफ की। फ्रांस ने मोदी विरोधियों की बोलती बंद करते हुए कहा कि वैक्सीन पर भारत को किसी से लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं। भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत 1-2 नहीं, 94 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजी थी। इतना ही नहीं, भारत ने सुपर पावर अमेरिका को भी उसके सबसे बुरे वक्त में कोरोना से लड़ने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेजी थी। समिट में यूरोपियन यूनियन के सभी 27 देशों ने भारत की हर संभव मदद की बात कही। तो हिंदुस्तान के साथ दुनिया के सारे मुल्क खड़े हैं। आपको हम दिखाने जा रहे हैं किस किस देश ने भारत की तारीफ की है। यूरोपियन यूनियन के समिट में कौन कौन से देश शामिल थे, आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इसमें शामिल थे। यूरोपियन यूनियन के समिट में शामिल थे खुद इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। इमैनुअल मैक्रो ने कहा इस समिट में कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई मुल्क लेक्चर न दे। इसके अलावा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा भी इस समिट में शामिल थे। आपको बताएं, इसके अलावा खुद एंजेला मार्केल, जर्मन की चांसलर एंजेला मार्केल भी शामिल थी इस समिट में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रही थी। और प्रधानमंत्री स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सेंचेज भी इस यूरोपियन यूनियन की समिट में मौजूद थे, जिन्होंने भारत की प्रशंसा की है। और साथ ही साथ इटली के प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल थे, मारियो ड्रागी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी की जो वैक्सीन मैत्री थी इसकी प्रशंसा की है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान ने लगातार वैक्सीन दूसरे मुल्कों को भेजी है। और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान की चारों तरफ से मदद हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं
आइए आपको दिखाता हूं मैं कि कैसे हिंदुस्तान ने ब्राजील की मदद की थी। दिखाइए जरा तस्वीरें, क्योंकि जो पूरी दुनिया से मदद की खेप आ रही है ऐसे ही नहीं आ रही है। देखिए हिंदुस्तान ने यहां से ब्राजील वैक्सीन भेजी थी और 40 लाख, ब्राजील इस वक्त कोरोना से जूझ रहा है, 40 लाख वैक्सीन हिंदुस्तान से ब्राजील में भेजी गई थी। यही वजह है कि यूके, यूएई, जर्मनी, चारों तरफ से ये देखिए, ये हम आपको पूरी खेप दिखा रहे हैं, वैक्सीन के डोजेज हैं, इसमें 40 लाख डोज वैक्सीन के हैं जो ब्राजील भेजे गए भारत से। और यही वजह है कि आज देखिए, किसी मुल्क का नाम ले लीजिए, कोई देश का नाम ले लीजिए, सब भारत की मदद कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर फ्रांस के राष्ट्रपति ने, जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस समिट में मौजूद थे तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का वैक्सीन के बारे में किसी से लेक्चर सुनने की भारत को आवश्यकता नहीं है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि इमैनुअल मैक्रोन ने क्या कहा। उन्होंने कहा भारत को वैक्सीन के बारे में किसी से लेक्चर सुनने की आवश्यकता नहीं है। भारत ने मानवता के लिए टीकों का काफी निर्यात किया है, यानी इंसानियत की सबसे बड़ी अगर नजीर किसी ने पेश की है उस वक्त तो हिंदुस्तान ने की है। बाकी मुल्कों को वैक्सीन भेजकर, जब मुल्कों में त्राहिमाम और कोहराम मचा था कोरोना की वजह से, तब इकलौता मुल्क हिंदुस्तान था जो दूसरों की मदद कर रहा था। मैक्रो ने कहा कि हमें पता है कि भारत की कैसी स्थिति है, इसलिए कोई और प्रधानमंत्री मोदी को लेक्चर ना दे। आइए आपको बताते हैं, हिंदुस्तान ने न सिर्फ इसके पहले मैंने आपको दिखाया नेपाल को, इससे पहले दिखाया मॉरिशस को, और आपको अब बताते हैं कि बांग्लादेश की तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, बांग्लादेश को एयर इंडिया का विमान पहुंचा और ये जो आप कोविशील्ड की खेप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश को भारत से भेजी गई, यानी बांग्लादेश से पहुंची ये खेप। ये 1 करोड़ 3 लाख, जी हां, 1 करोड़ 3 लाख वैक्सीन जो भारत से बांग्लादेश भेजा गया। तो ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों की ताकत ये समझिए, जब पूरी दुनिया में भारत से वैक्सीन गई उसके बाद पूरे दुनिया ने भारत का लोहा माना, विश्व पटल पर भारत का लोहा माना गया। और स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष भी इस यूरोपियन यूनियन के समिट में मौजूद थे। आपको बताएं कि बांग्लादेश को सबसे ज्यादा वैक्सीन भेजी गई। जो स्पेन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा पिछले साल भारत ने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की थी, यानी हिंदुस्तान स्पेन के साथ खड़ा था, इसका भी उन्हें बखूबी इल्म है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की मदद कर रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो ये बताएगी कि पूरी दुनिया कैसे भारत के साथ खड़ी। देखिए जरा, सबसे बड़ा कार्गो, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो हिंदुस्तान में लैंड कर चुका है। ये ब्रिटेन से ये कार्गो आया है, अब तक का सबसे बड़ा कार्गो। ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इसमें ऑक्सीजन जनरेटर, इसमें वेंटिलेटर और दवाएं हैं। 3 ऑक्सीजन जनरेटर इसके अंदर है। एक ऑक्सीजन जनरेटर इसमें लगभग 50 मरीजों के लिए ऑक्सीजन तैयार करेगा। इसमें 1000 वेंटिलेटर है। जी हां, ये जो आप पूरा कार्गो देख रहे हैं यूके से आया, 1000 वेंटिलेटर है और मेडिकल इक्विपमेंट्स इसमें आए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो मदद है जो भारत में लैंड कर चुकी है। ये बता रहा है कि हिंदुस्तान को चारों तरफ से किस तरह से सहयोग मिल रहा है। देखिए जरा, ये रिपोर्ट देखिए कि आज दुनिया के सारे मुल्क एक साथ आकर भारत के साथ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हमने उनके बुरे वक्त में वैक्सीन मैत्री की शुरुआत की थी। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया भारत के साथ है। सबसे विशाल कार्गो प्लेन में ब्रिटेन से मदद की बड़ी खेप भारत पहुंची है। ब्रिटेन से 3 ऑक्सीजन जनरेटर, 1000 वेंटिलेटर्स और दवाओं की खेप भारत पहुंची है। ब्रिटेन से आए ऑक्सीजन जनरेटर 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है। ब्रिटेन के साथ जर्मनी से C-17 ग्लोब मास्टर मदद की खेप लेकर रवाना हुआ। जर्मनी की तरफ से 35 टन मेडिकल सप्लाई भेजी गई है। वहीं इजराइल के तेल अवीव से C-17 ग्लोब मास्टर मदद की दूसरी खेप लेकर रवाना हुआ। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी के लेक्चर सुनने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी है। ये कम से कम खुद स्पेन के और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष ने कह दिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक जरूरी जानकारी।
कोरोना के इस दौर में हर रोज हम आपको एक ऐसी जानकारी देते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। हर शख्स सुबह उठकर ब्रश करता है, लेकिन आप जानते हैं क्या इस ब्रश में भी कोरोना वायरस हो सकता है? आप हर रोज सुबह उठकर ब्रश करते हैं, कभी सोचा है कि अगर आप कोरोना संक्रमित थे कुछ दिन पहले तक और ब्रश करने के बाद आप फिर भी उसी ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह संक्रमण आप में भी आ सकता है। जी हां, यह चौंकाने वाली खबर है। यह पूरी रिपोर्ट आप देखिए पहले, उसके बाद आपको बताएंगे कि बचाव का तरीका क्या है। देखिए जरा रिपोर्ट। कोरोना को लेकर हर रोज नए नए दावे किए जा रहे हैं। संक्रमण को लेकर रोज नए नए तथ्य भी सामने आ रहे हैं। अब एक नई जानकारी सामने आई है जो सबको हैरान करने वाली है, और यह है टूथब्रश से दोबारा कोरोना संक्रमित होने की। विशेषज्ञों का दावा है कि अगर आप कोरोना से रिकवर हो चुके हैं लेकिन टूथब्रश पुराना ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको दोबारा संक्रमित होने का खतरा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान भी आप वही ब्रश इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी ओरल हाइजीन यानी कि मुंह की सफाई का बहुत ख्याल रखें। दोनों टाइम अच्छे से ब्रश करें टूथपेस्ट लगा के, और ये एक सिलसिला लगातार बनाए रखें कि एक दो दिन के लिए, चाहे कोविड-19 होने से पहले भी और बाद में भी। और आइए अब आपको बता दें, अगर आप ब्रश करते हैं और वो ब्रश अभी भी आप कर रहे हैं, आपके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव था, अभी भी वही ब्रश कर रहा है, तो ये खतरा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप 20 दिन के अंदर अपना टूथब्रश बदल दें। इस हालात में जिस तरह से वायरस चारों तरफ कोहराम मचाए हुए, किसके घर में कब वायरस है किसी को नहीं पता, किसके कॉरिडोर में वायरस है, आप 20 दिन के अंदर ब्रश बदल दें, पहली चीज। दूसरी जानकारी, अगर आप ब्रश नहीं बदल रहे हैं तो आपके सांस नली में खतरा बढ़ जाएगा। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है सांस लेने का, जिसको आप श्वसन तंत्र भी कहते हैं, इसमें इंफेक्शन संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं कि बैक्टीरिया और वायरस भी इसी ब्रश से, टूथब्रश से, न सिर्फ टूथब्रश बल्कि टंग क्लीनर भी आप बदल लें। और अगर आपको सामान्य तौर पर बुखार या सर्दी भी हुआ है तब भी आप ठीक हो गए तो उसके बाद भी आप इसे बदल लें। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये बहुत जरूरी है ऐसी स्थिति में, क्योंकि आइए अब आपको बताएंगे कि आखिर आप टूथब्रश 20 दिन के अंदर बदल लें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए जरूरत यह है कि आप सावधानी बरतें। जी हां, डेंटिस्ट का मानना है कि एक व्यक्ति जो हाल में कोविड-19 से रिकवर हुआ है, यानी कोरोना से अगर आप रिकवर हुए हैं, उसे तुरंत अपना टूथब्रश और टंग क्लीनर, जिसे हम जीभी या जीभिया भी कहते हैं, उसे बदल लेना चाहिए। ऐसा करने पर न सिर्फ फिर से संक्रमण की संभावना से बचा जा सकता है, बल्कि दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, घर में एक ही वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में मान लीजिए कि आपने अपना टूथब्रश और टंग क्लीनर वहीं रख दिया है, रोज ब्रश करके आप वहीं रख देते हैं, और आप में संक्रमण है तो पहले से वो ब्रश भी संक्रमित हो गया अगर आपने उसका इस्तेमाल किया। तो होगा क्या, होगा ये कि अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का उस पर हाथ लग जाता है या उसने भी ब्रश वहीं रख रखा है, अमूमन ऐसा होता है कि वॉशरूम में सारे ब्रश एक साथ रखे जाते हैं, तो संक्रमित व्यक्ति का ब्रश आपके ब्रश से मिलेगा तो उसमें भी वायरस आ सकता है, संक्रमण उस तक पहुंच सकता है। या फिर अगर आपने संक्रमित टूथब्रश और टंग क्लीनर का इस्तेमाल किया तो कोरोना वायरस के आप दोबारा संक्रमित हो सकते हैं। फिर कोरोना ही नहीं, संक्रमण की दूसरी बीमारियां जैसे मौसमी फ्लू, खांसी और सर्दी से उबर चुके लोगों को भी अपने टूथब्रश और टंग क्लीनर को बदल लेना चाहिए। ये आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है। साथ ही आइए आपको बताएं कि कैसे आप अपने ब्रश को साफ करें। आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, ब्रश को कैसे साफ करें। पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं और चारों तस्वीर इस पे दिखाएंगे कि हैंड वॉश से साफ करें। ये आपका ब्रश है, आप क्या करें कि इसमें हैंड वॉश डालें थोड़ा सा, उसके बाद इसे साफ करें और पानी से धो लें। पहला काम आप ये कर सकते हैं अपने ब्रश को साफ करने के लिए। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, दूसरी तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं कि दूसरे कौन से तरीके हैं जिससे आप इसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। माउथ वॉश, अगर आपके घर में माउथ वॉश है तो माउथ वॉश में ब्रश को ऐसे डाल दें,
कुछ वक्त माउथ वॉश ग्लास में भरकर ब्रश को ऐसे डाल दें, कुछ वक्त ब्रश और टंग क्लीनर रहने के बाद उसे पानी से धो लें। आप ये कर सकते हैं। तीसरा काम क्या कर सकते हैं, तीसरी तस्वीर अगर आपको दिखाऊं कि सैनिटाइजर से साफ करें ब्रश। सैनिटाइजर जिसमें आजकल जिससे आप हाथ आजकल क्लीन कर रहे हैं अपने, जिसमें 70% या उससे ज्यादा अल्कोहल है, उसका इस्तेमाल करें आप। तो आप सैनिटाइजर से साफ करें और उसके बाद पानी से धो लें। चौथी तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बीटाडीन। घरों में बीटाडीन होता है, ये देखिए, ये बीटाडीन है। बीटाडीन को एक ग्लास में डालें और उसके अंदर अपने ब्रश को डुबो दें। ये एक तरीका है अपने ब्रश को डिसइंफेक्ट करने का। और इन सब से आगे अगर आप ब्रश बदल सकते हैं तो सबसे बेहतर है 20 दिन के अंदर हर हाल से अपने ब्रश को बदल लें। साथ ही आपको बताऊं, न सिर्फ ब्रश को बदले बल्कि आपकी कोशिश ये हो कि आप अपने टंग क्लीनर को भी बदल लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्शन में है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्शन में है, वो ये भी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताओं से बात कर रहे हैं, हर रोज फोन कर रहे हैं किसी ना किसी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी कई मुख्यमंत्रियों को फोन किया। अगर वो रिपोर्ट हम दिखा पाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या एक्शन लिया, किस किस से बात की है, किन्हें फोन लगाया है। कल भी प्रधानमंत्री एक्शन में थे। देखिए जरा अगर वो रिपोर्ट हम चला पाए कि प्रधानमंत्री ने आज क्या क्या कदम उठाए। देखिए जरा रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ एक्शन में मोदी। 4 राज्यों के सीएम से फिर की बात। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के नए केस 4 लाख से ज्यादा आए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक्शन में हैं। पूरे हालात पर पीएम मोदी की नजर बनी हुई है। मोदी ने आज 4 राज्य के मुख्यमंत्रियों से कोरोना के हालात पर जानकारी ली। पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत से बात की। सभी मुख्यमंत्रियों ने उन्हें कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। पीएम मोदी पिछले कुछ दिनों से राज्य के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात कर रहे हैं ताकि वहां के हालात पर काबू करने की कोशिश की जाए। प्रधानमंत्री ने कल भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में, क्योंकि हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। लेकिन एक खबर यह भी है कि ये जो कोरोना था, ये जो आदमखोर वायरस है, ये इंसान के बाद अब जानवरों का शिकार करने निकल गया है और इसमें भी जंगल के राजा को चुना है। जी हां, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जंगल के राजा यानी खुद इटावा में जो लायन सफारी है, वहां तक ये वायरस पहुंच गया है। यहां भी एक शेर कोरोना पॉजिटिव हो गया है। न सिर्फ इटावा, आपको बताएं, इटावा के अलावा कल और परसों ये खबर आई कि हैदराबाद में 1-2 नहीं 8 शेर कोरोना संक्रमित हो गए। जी हां, हैदराबाद की तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि 8 शेर कोरोना संक्रमित हो गए। सवाल यह है कि आखिर कैसे जानवरों तक ये कोरोना, ये वायरस पहुंच रहा है। क्या वायरस की नजर अब जानवरों पर है और खासतौर पर जंगल के राजा पर है। देखिए रिपोर्ट। शेर के शिकार पर आदमखोर। इंसानों के बाद जानवरों पर निशाना। दिल्ली चिड़ियाघर में वायरस से दहशत। इंसानी जानों के शिकार के बाद आदमखोर वायरस अब जंगल के राजा शेर के शिकार की तैयारी में है। दिल्ली चिड़ियाघर के जानवरों में वायरस के संक्रमण की पहचान के लिए कोरोना टेस्ट शुरू हो गए हैं। चिड़ियाघर सूत्रों के मुताबिक एक शेर का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। इतना ही नहीं, चीता और भालू के भी सैंपल्स लिए गए हैं और उसकी जांच कराई जा रही है। दरअसल पिछले दिनों हैदराबाद में 8 बब्बर शेर कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के इटावा में लायन सफारी में 2 शेरनी कोरोना संक्रमित पाई गई, जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। अब ऐसे में आशंका यह है कि क्या कहीं देश के दूसरे चिड़ियाघरों में भी जानवर कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं और इसकी गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या संभावना है। आपके दिमाग में भी एक सवाल चल रहा होगा कि कैसे
चिड़ियाघर में पिंजरे के अंदर बंद बबर शेर कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो संभावना यह है कि चिड़ियाघर के कर्मचारियों से हो सकता है कोरोना फैला हो इनमें। पहला सवाल, हो सकता है कि देखभाल करने वाले जो कर्मी हैं उनसे ये कोरोना उनमें संक्रमित हो गया हो, वो पहले से कोरोना पॉजिटिव हो, या हो सकता है शेरों को जो खाना देने वाला शख्स है, जो जाके उनके आगे खाने का बर्तन रखता है या खाना पहुंचाता है, वो संक्रमित हो और वो संक्रमण उस खाने तक चला गया हो। या एक और संभावना जो कल हम जिक्र कर रहे थे कि अगर ये हवा में वायरस है तो क्या पिंजरों तक भी ये वायरस पहुंच गया और इन जानवरों को संक्रमित किया है इस वायरस ने। तो सभी के दिमाग में यही सवाल आ रहा है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जानवरों में अगर कोरोना फैल रहा है और आपके घर में भी बहुत से पालतू जानवर होंगे, उनमें हो सकता है बिल्ली हो या कोई कुत्ता हो, तो आपको मैं बताता हूं कि आप क्या उपाय करें, क्या कर सकते हैं उनके लिए। इंसानों के बाद क्या कोरोना वायरस जानवरों पर कोहराम मचाने वाला है, और ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम अपने जानवरों का थोड़ा ख्याल रखें और उनकी देखभाल करें तो जाहिर है इस खतरे को टाला जा सकता है। दरअसल इंसानों से अलग जानवरों में कोरोना के लक्षण थोड़े अलग होते हैं। इसमें जानवरों को बुखार तो आता है लेकिन उसका पता नहीं चल पाता। बुखार की वजह से जानवर खाना नहीं खाते हैं और ऐसे में उनकी देखरेख करने वाले लोगों को इसका खास ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा तबीयत खराब होने पर जिस तरह इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात पर झल्लाने लगता है, वैसे ही जानवरों के साथ भी होता है। ऐसे में उनके खास देखभाल की बहुत जरूरत होती है। अगर आपके घर में पालतू कुत्ता या बिल्ली है या कोई और पालतू जानवर है, तब आपको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अपने इन पालतू जानवरों का सही वक्त पर आप वैक्सीनेशन तो कराएं ही, साथ ही उसके खाने पीने और बाहर निकलने पर भी ध्यान दें। खासतौर से जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं उनका खास तौर से ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनके बाल में वायरस चिपकने का खतरा रहता है। उनके बाल साफ करते रहें, ये बहुत जरूरी है। और जरा भी उनकी तबीयत खराब लगे तो तुरंत जानवरों के डॉक्टर से संपर्क करें। और इसी तरह जू में मौजूद जानवरों की देखभाल के लिए भी खास गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनमें साफ सफाई से लेकर सैनिटाइजेशन तक शामिल है। तो ये सारे कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम जिनपिंग की। जी हां, आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं और पूरी दुनिया ये सोच रही है, ये जो कोरोना वायरस है ये कोई वायरस है जो आया है और सबको परेशान कर रहा है। लाखों जानें चली गई, करोड़ों लोग संक्रमित हो गए। लेकिन एक दस्तावेज सामने आया है, उस दस्तावेज का नाम है सीक्रेट कोविड डॉक्यूमेंट, यानी रहस्यमयी कोविड का एक दस्तावेज। और वो दस्तावेज ये कह रहा है कि आखिर कोरोना के लिए जो जिम्मेदार है, वो दस्तावेज कह रहा है कि खुद जिनपिंग जिम्मेदार है कोरोना के लिए, यानी कोरोना ये कोई वायरस नहीं है। इस दस्तावेज का कहना है दरअसल ये तीसरे वर्ल्ड वॉर यानी तीसरे विश्व युद्ध की आहट है और इसकी तैयारी में चीन पिछले 6 साल से लगा था और इसलिए जिनपिंग जिम्मेदार है। ये दस्तावेज कह रहा है कि चीन की वुहान लैब की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी वुहान लैब से ये वायरस निकला। ये कोविड का सीक्रेट डॉक्यूमेंट कह रहा है कि इस लैब में दरअसल उस वायरस को तैयार किया गया था, जैविक युद्ध के लिए तैयार किया गया था इस वायरस को, लेकिन ये वायरस बाहर निकल आया। और यही वजह है कि चीन ने अब तक जांच की इजाजत खुले तौर पर नहीं दी है। देखिए जरा, क्या इसके पीछे चीन की कोई बड़ी साजिश है इस रिपोर्ट में। जैविक युद्ध की खतरनाक साजिश, तो क्या बायो वेपन बना रहा है चीन? तीसरे विश्व युद्ध की जैविक तैयारी, तो क्या कोरोना वायरस जिसने तबाही और बर्बादी की तस्वीरें दुनिया को दिखाई, वो दरअसल वायरस नहीं बल्कि दुनिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। एक ऐसा हमला जिसकी साजिश भारत के पड़ोसी मुल्क ने रची और इस हमले की आड़ में खुद को बना लिया इकोनॉमी किंग। कम से कम अमेरिका के ताजा दावे के मुताबिक तो यह बात सही लग रही है। असल में अमेरिका ने दावा किया है कि उसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे यह खुलासा होता है कि कोरोना के पीछे चीन की बड़ी साजिश हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों को मिले इस दस्तावेज के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक कोरोना वायरस की मदद से जैविक हथियार तैयार करने पर काम कर रहे थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय को मिले दस्तावेज 6 साल पुराने होने का दावा किया जा रहा है। दस्तावेज के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध में जीत के लिए जैविक हथियार तैयार किए जा रहे थे। इन दस्तावेजों में इन हथियारों के इस्तेमाल का समय भी बताया गया है, साथ ही दुश्मन के मेडिकल सिस्टम पर भी असर की चर्चा की गई।
द ऑस्ट्रेलियन अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों के डॉजियर में हथियार बनाने के लिए बीमारियों के इस्तेमाल की बात कही गई है। अब अगर अमेरिका के इस दावे को सही माना जाए तो जाहिर तौर पर यह खतरा बड़ा है और कोरोना की आड़ में चीन एक बेहद खतरनाक हथियार तैयार कर दुनिया को दहलाने की साजिश रच रहा है। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद ब्राजील कह रहा है, जो सबसे ज्यादा कोरोना से जूझ रहा है। ब्राजील अब अकेला अमेरिका ये दावा नहीं कर रहा है। पहले आपको याद होगा अमेरिका बार बार ये कह रहा था कि इसमें चीन का हाथ है। ब्राजील ने भी चीन पर कुछ ऐसे ही आरोप लगा दिए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने ब्राजील में एक इवेंट के दौरान कहा कि एक लैब में कोरोना वायरस पर काम किया गया और अपने आर्थिक फायदे के लिए एक बायो वेपन की मदद ली गई, यानी जैविक हथियार की मदद ली गई। जैविक हथियार मतलब ये वायरस। इस इवेंट में भले ही उन्होंने चीन का नाम न लिया हो, लेकिन उनका सीधा सीधा इशारा चीन की तरफ ही था। राष्ट्रपति बोल्सोनारो के शब्द ये थे, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा ये एक नया वायरस है। वो आगे कहते हैं ये कैसे आया कोई नहीं जानता, लेकिन सेना सब जानती है कैसे जैविक हथियार बनाए और इस्तेमाल किए जाते हैं। किसकी सेना की तरफ इशारा है? वो आगे कह रहे हैं मैं हैरान हूं कि किस देश की जीडीपी सबसे ज्यादा बढ़ी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। यानी वो सीधे सीधे चीन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दुनिया के सारे मुल्क आखिर परेशान है और जूझ रहे हैं अपने हेल्थ सिस्टम से, स्वास्थ्य स्थिति से, और चीन लगातार तरक्की कर रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। क्या ये चीन का कोई जैविक हथियार है? ये हम आपको बताएंगे कि क्यों आखिर ये बात कही है खुद ब्राजील के प्रधानमंत्री ने। इससे पहले अमेरिका ये बात कहता आया है, लेकिन शक चीन की तरफ पहले दिन से जा रहा है और चीन की नीयत पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। जी हां, आपको बताऊं कि कोरोना के शुरुआत के साथ ही यह चर्चा तेज हो गई थी कि यह कोई वायरस नहीं है, बल्कि एक जैविक हथियार है जिस पर चीन काम कर रहा था। जी हां, अमेरिका और ब्राजील जैसे देश साफ तौर पर कह रहे हैं कि चीन ने कोरोना वायरस को बायोलॉजिकल यानी जैविक हथियार के तौर पर तैयार किया। कई देशों ने इस मामले में चीन की जांच करने की भी मांग की है, लेकिन जब जो रिपोर्ट इस वक्त जो सामने आई है उसके मुताबिक चीन 2015 से, आपको याद होगा, लगभग 6 साल पहले से सार्स कोरोना वायरस को सैन्य क्षमता के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। कई अधिकारी तो अब भी ये मानते हैं कि वायरस चीनी लैब से ही निकला है। इसमें बताया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध बायोलॉजिकल हथियारों पर ही लड़ा जाएगा। रिपोर्ट में जापान पर गिराए गए 2 परमाणु बमों का भी जिक्र है और फिर दावा किया गया कि बायो हथियार तीसरे विश्व युद्ध के जीत के लिए एक प्रमुख हथियार है। दस्तावेज में कहा गया है कि ऐसे हमले से अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ेगी और उस देश का स्वास्थ्य सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। यानी ठीक वैसे ही हालत जैसे इस वक्त भारत में है, और कुछ दिन पहले तक दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ही हालात थे। लेकिन आपको बताऊं कि एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो हमने आपको दिखाई लैब की, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं हम। देखिए जरा, जिस चीन की हम जिक्र कर रहे हैं, ये देखिए चीन की लैब में वायरस तैयार हुआ, ये हमने आपको बताया। वुहान लैब की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, लेकिन आपको बता दें कि चीन की लैब की तस्वीर आपके सामने, ये देखिए वुहान लैब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी लैब में वायरस तैयार किया गया, ये आरोप है अमेरिका का, ये आरोप है दूसरे देशों का। इशारों में चीन पर हमला करते रहे। ये चीन की वुहान लैब है। यहां कुछ और एजेंसियां भी पहुंची थी जांच के लिए, लेकिन चीन ने जांच की इजाजत पूरी तौर पर नहीं दी और यही चीन के ऊपर शक और ज्यादा बढ़ाता है। तो पूरी दुनिया जिस वायरस से जूझ रही है, क्या वो चीन का जैविक हथियार है? ये अभी भी बहुत बड़ी जांच का विषय है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान भी इससे जूझ रहा है और जूझने के लिए और लड़ने के लिए जरूरी है लॉकडाउन। इसलिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन यह लॉकडाउन और ज्यादा सख्त है क्योंकि इस लॉकडाउन में अब दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी। जो लोग दिल्ली में रहते हैं या कहीं बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर यह कि दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी। अब मेट्रो की सवारी आप नहीं कर पाएंगे। न सिर्फ दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी, इस बार सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। साथ ही आपको बता दें, इन सख्तियों में यह भी शामिल है, आप मैरिज हॉल बंद रहेंगे, आप शादी नहीं कर सकते हैं। जो पहले केजरीवाल ने कहा था कि आपको इजाजत देते हैं क्योंकि पहले से रिश्ते तय होते हैं, सारी चीजें तय होती हैं, लेकिन आपको बताएं बैंक्वेट हॉल
शादी प्रतिबंध रहेगा। और अगर कोर्ट मैरिज, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये कि अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं या घर पर शादी करते हैं तो 20 लोगों की उपस्थिति में शादी की इजाजत है। टेंट और डीजे अगर पहले से बुक कर रखे हैं तो दो ऑप्शन है मुख्यमंत्री के हिसाब से, डीजे और टेंट वाला या तो पैसे वापस कर दे या शादी की तारीख आगे बढ़ा दे, ये दो ऑप्शन है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लॉकडाउन जो दिल्ली ने लगाया है, क्या लॉकडाउन से चेन टूटेगी कोरोना की? दिल्ली में नए केस में कमी जरूर आई है। पिछले कई हफ्तों से दरअसल लॉकडाउन लगा हुआ है। दिल्ली में इसका फायदा यह हुआ है कि पॉजिटिविटी रेट कम हो गया है। जी हां, दिल्ली में केस पहले के मुकाबले कम आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो पॉजिटिविटी रेट पहले 35% था, यानी 100 में से 35 लोग पॉजिटिव आ रहे थे। 100 लोग अगर टेस्ट करा रहे थे तो 35 लोग पॉजिटिव आ रहे थे, और अब 100 में 23 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी 35 पॉजिटिविटी रेट से अब 23 हो चुका है। इसके अलावा आपको बताऊं कि पॉजिटिविटी रेट कोरोना पर काबू के लिए सख्ती जरूरी है। पॉजिटिविटी रेट गिरा है, लेकिन फिर भी सख्ती बहुत जरूरी है, और सख्ती ही समाधान है। सख्ती ही समाधान है। आपको बताते हैं कि साथ ही साथ आपको बताते हैं कि कहां लॉकडाउन है। क्या आपके राज्य में लॉकडाउन बढ़ गया है? क्या आपके शहर में लॉकडाउन बढ़ गया है? कितनी तारीख तक लॉकडाउन है और क्यों ये लॉकडाउन बढ़ाया गया, ये आपको बताते हैं। आइए आपके शहर का हाल बताते हैं। आपके शहर में लॉकडाउन बढ़ा है क्या? क्या अब आपके यहां भी ताला लग गया है? आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 17 मई तक। 17 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। 17 मई क्यों है ये आप समझिए। ये कहा गया डॉक्टरों के जरिए कि 15 मई तक पीक आने वाला, यानी कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस कब आएंगे? 15 मई। इसलिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया है 17 मई तक कि उस पीक को रोका जा सके, और दिल्ली फिलहाल कामयाब नजर आ रहा है जिस तरह केसेस में कमी आई है। उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया 17 मई तक। 17 मई तक यूपी बंद रहेगा। न सिर्फ उत्तर प्रदेश, आपको बताएं यूपी के अलावा मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। एमपी भी 17 मई तक लॉक कर दिया गया है, और ये इस वक्त जो हालात थे उसकी जरूरत भी थी। महाराष्ट्र भी 15 मई तक लॉक कर दिया गया है। महाराष्ट्र में भी 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। तो न सिर्फ महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति लगातार खराब है, उम्मीद की जा रही है कि शायद लॉकडाउन से सुधरे और 15 मई को पीक आना है। इसीलिए ज्यादातर राज्य देखिए 15 मई या 17 मई तक लॉक किए गए हैं। बिहार में भी 12 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, यानी बिहार में भी सख्ती से तालेबंदी का पालन हो रहा है। राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है। तो राजस्थान ने कदम उठाया है। लेकिन आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के जो हालात लगातार बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश के हालात पर योगी आदित्यनाथ की बहुत सख्त नजर है, क्योंकि योगी खुद कोरोना से जूझ रहे थे और कोरोना से योगी अब उठे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि योगी कोरोना से क्या कुछ एक्शन लेने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम योगी कोविड नेगेटिव होने के बाद फिर अलग अलग जगहों पर खुद योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। सोचिए, खुद कोरोना से संक्रमित थे, नेगेटिव हुए, और अब खुद योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं, वहां पहुंचकर समीक्षा करते हैं। इसी सिलसिले में आज योगी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। योगी ने बीएचयू में डीआरडीओ की मदद से बाकायदा एक 750 बेड का, जी हां, बीएचयू में डीआरडीओ 750 बेड का अस्पताल बना रहा है। योगी आदित्यनाथ ने उसका जायजा लिया। 1-2 दिन में यह अस्पताल खुल जाएगा लोगों की सेवा के लिए। इस मौके पर योगी ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना का मुकाबला हर स्तर पर कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपी के साथ ही वाराणसी भी एक्टिव केस की संख्या में लगातार वाराणसी में कमी आ रही है, और 8 दिन में राज्य में 77,000 एक्टिव मरीज कम हो गए। ये बड़ी बात है कि 8 दिन में 77,000 एक्टिव मरीज कम हो जाना। इस दौरान सीएम ने कहा है कि पहली लहर की तुलना में कोरोना की जो दूसरी लहर है ये ज्यादा तेज है। उन्होंने कहा कि सरकार महामारी का मुकाबला मजबूती से कर रही है और इसके लिए संसाधन भी बढ़ाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने इस दौरान वैक्सीनेशन पर जोर दिया है, और आपको बता दें कि वैक्सीनेशन सोमवार से उत्तर प्रदेश के 18 और जिलों में शुरू हो रहा है, जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण शुरू होगा। आइए आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। आइए जरा जल्दी से आपको सुनवाते हैं। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन में है। योगी क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे थे, क्या कह रहे हैं सुनिए। पिछले एक सप्ताह में अकेले वाराणसी मंडल में जो एक्टिव केस कम हुए हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स बेहतर कार्य कर रहे हैं। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। यह इस सेकेंड वेव में भी अब तक के परिणाम उसी रूप में, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जल्दी से आपको बताते हैं, सारे राज्य लगभग इसी हालात से जूझ रहे हैं और अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह कोहराम कब खत्म होगा। हर रोज मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और हर रोज संक्रमितों के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 4,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं पिछले कई दिनों से। यह आंकड़ा 4,000 का है, जो हर रोज लगभग 4,000 मौतें हो रही हैं। न सिर्फ मौतें, बल्कि अगर मैं बताऊं कोरोना पॉजिटिव लगभग 3 से 4 दिन से अगर आप देखें तो 4 लाख लोग हर 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। यह दर लगातार बढ़ रही है, इसलिए लॉकडाउन ही उपाय है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, तभी यह दर घटेगी। और जो लोग ठीक हुए हैं 24 घंटे में 3,86,000, यानी 4,30,000 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, तो 3,86,000 ठीक भी हुए हैं। यह बता रहा है कि कैसे धीरे धीरे हालात सामान्य होंगे। पॉजिटिविटी रेट आपको बताऊं 22% है, यानी 100 लोग अगर टेस्ट करा रहे हैं तो 22 लोग उसमें से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो यही एक तरीका है कि हालात को कैसे संभाले। सारे राज्यों ने लगभग फिलहाल लॉकडाउन लगाया है। लेकिन आपको बताएं, एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, सिंगरौली की तस्वीर देखिए जरा, कैसे एक पिता, स्थिति जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक पिता देखिए कैसे अपने बच्चे को ले जाने के लिए शवदाह, उसके पास एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं था। उसके बाद उसने खाट पर बेटी के शव को खाट पर रखा और यहां से उठाकर, पे देखिए डंडा लगाया बीच में, ये रस्सियां बांधी हैं और 35 किलोमीटर, जी हां 35 किलोमीटर खाट पर शव लेकर, ये पिता खाट पर बच्ची का शव लेकर 35 किलोमीटर तक गया है। ये बता रहे हैं कि बेशक स्थिति खराब है, लेकिन हमें इस हालात में हार नहीं माननी है। हर इंसान इस स्थिति से गुजर रहा है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बेतिया की तस्वीर देखिए जरा। बेतिया में एम्बुलेंस नहीं मिली, इस स्थिति में देखिए परिवार को ठेले पर ही अपने घर के मरीज को लेकर जा रहे हैं। जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये बिहार के बेतिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मरीज को ठेले पर ही लेकर जा रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कर्नाटक की तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो देखिए, ये कर्नाटक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, कर्नाटक जहां बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है। 2 दिन पहले तक की खबर यह थी कि लगभग 40 से 50% पॉजिटिविटी रेट है, यानी 100 लोग अगर टेस्ट करा रहे हैं तो 40 से 50 लोग उसमें पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन सोचिए, उस कर्नाटक की तस्वीर देखिए जरा, दहला देने वाली तस्वीर। उस कर्नाटक में भी लोग अभी भी उस कर्नाटक में खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम बाजार में घूम रहे हैं। शिवमोगा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग धड़ल्ले से खुलेआम कर्नाटक में बाहर निकल रहे हैं ऐसे हालात में भी। आइए अब आपको दिखाते हैं, जहां एक तरफ हालात खराब है, दूसरी तरफ ये भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब हमने आपको ठेले पर पेशेंट को ले जाने की तस्वीर दिखाई, उसके बाद भी लोग भीड़ में बाहर निकल रहे हैं, बिना मास्क हैं, सब्जी खरीद रहे हैं सैकड़ों की भीड़ में पहुंचकर, यानी अपने लिए खुद अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रेलवे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचे। देखिए, ये फुल स्क्रीन अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं, क्रायोजेनिक टैंक लदे हैं लाइन से, 1 दर्जन से ऊपर क्रायोजेनिक टैंक लदे हैं और रेलवे पूरी कोशिश कर रहा है कि ऑक्सीजन की जो जरूरत है, जो किल्लत है, इसे किसी तरह हर हाल में दूर किया जाए। यही एक उपाय और समाधान रेलवे के पास है। रेलवे अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों तक जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंच सके। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की आप ये तस्वीरें देख रहे थे। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।